तो हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में भी हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात की थी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या है हमने देखा था, स्पेसिफिक इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इसका एक और नाम क्या है, एडाप्टिव इम्यूनिटी, और इसका एक और नाम क्या है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना। तो बेटा ये एक इसके मेन सेल्स कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों मेन सेल्स हैं। इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन, और प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गेन्स कौन से हैं बताइए, बोन मैरो, थाइमस। ये तो इनके प्रोडक्शन की बात हो गई। किसकी बात हो गई, प्रोडक्शन की। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट द प्राइम चीफ स्टेप। इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एपीसी, इनके सेल आल्सो हैव इन्वॉल्वमेंट इन स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अलावा इसमें और किसका पार्टिसिपेशन है, साइटोकाइंस। अब साइटोकाइंस क्या है, ये ऑलरेडी टोल्ड यू। साइटोकाइंस के सोर्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं, सम अदर सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है। साइटोकाइंस में जैसे कुछ इंटरल्यूकिन, अब इंटरल्यूकिन बहुत तरह के होते हैं, आईएल, इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन के बारे में, लिम्फोकाइन, ये भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो बहुत सारे साइटोकाइंस हैं, हजारों तरह के होते हैं। इस इंटरल्यूकिन्स के भी फर्दर बहुत सारे टाइप हैं। इंटरफेरॉन में फर्दर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आते हैं। टाइप 1 में तो फर्दर अल्फा एंड बीटा, और भी इसके बहुत सारे होते हैं। इसमें एक प्रोमिनेंट है गामा, इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन। लिम्फोकाइंस भी बहुत तरह के होते हैं। इंटरल्यूकिन में आपने देखा था, इंटरल्यूकिन 1, 2, सो ठीक है, 100, 200, ठीक है। इनके सेल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। साइटोकाइंस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और कोई भी इसके कंपोनेंट हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी के, तो देखो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को स्पेसिफिक क्यों कहते हैं, पहली बात ये समझो। हमने इससे पहले नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी पढ़ा था। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर कंपोनेंट क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब देखिए इसका नाम स्पेसिफिक एक्वायर्ड एडाप्टिव मेमोरी बेस्ड क्यों है, इसको समझते हैं। और आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन ग्रेट रोल इन परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब देखिए बात ये होती है कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी का दूसरा नाम है एडाप्टिव है और मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज नोन एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
और एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी और मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये इसके कंपोनेंट जो है वो पैथोजेन को या अगेंस्ट द एंटीजेन वर्क नॉन स्पेसिफिकली, मतलब सबके लिए एक जैसा ही वर्क करता है, सबको एक तरह से ही ट्रीट करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक पैथोजेन और एंटीजन को स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करता है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली स्पेसिफिक वे में वर्क करता है कि किसको हमें कैसे मारना है, किसको हमें कैसे डिस्ट्रॉय करना है, सबके लिए अपना एक स्पेशल मीन्स ये करता है, इसलिए होते हैं स्पेसिफिक। चूंकि ये बर्थ के बाद होता है इसलिए इसको एक्वायर्ड और नॉन इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, इसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और ये जो बर्थ के बाद ये फंक्शनिंग होता है इसलिए इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एडाप्टिव का मतलब एडाप्टेशन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पैथोजन, ये एडाप्ट करता है इसलिए इसका नाम है एडाप्टिव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी। मेमोरी बेस्ड क्यों कहते हैं, देखो ये सपोज कीजिए एक पैथोजन है, ये एक पैथोजन है, ये एक पैथोजन है, ये आपके बॉडी में इंटर करता है, तो इसको एंट्री को रोकता कौन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर बाय एनी और ये इंटर कर गया तो इसको नॉन स्पेसिफिकली सारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक ही तरीके से मारने की कोशिश करेंगे एंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। तो ये है सेल्स ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के सारे सेल्स एक ही तरीके से सबको इसको मारने की कोशिश करेंगे, इसको मारने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी, सारे कंपोनेंट सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के यही हैं, और सबको चाहे ये पैथोजन हो या ये पैथोजन हो या ये पैथोजन हो या ये पैथोजन हो, सारे पैथोजन को क्या एक ही तरीके से, इस पे भी यही गोली चलाएगा, इस पे भी यही गोली चलाएगा और एक ही तरह का गोली होगा और सबको एक ही तरीके से मारेगा। तो ये सेल्स ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसके लिए एक अलग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए, इसके लिए एक अलग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट तरीके से इसको मारेगा, कंपोनेंट वाया ए, इसको वाया बी, इसको वाया सी और इसको वाया डी मारेगा। मतलब ये इसको ए के जरिए मारेगा, इसको बी के जरिए मारेगा, इसको सी के जरिए मारेगा, ये सब इसको डी के जरिए मारेगा। मतलब ये डी, ये सब क्या है, अलग अलग मीन्स के जरिए मारेगा, या मीन्स सेम हो लेकिन उसके अंदर जो उससे पैदा हुआ ना वो अलग अलग होगा, ए बी सी डी अलग अलग होगा। तो ये स्पेसिफिक, ये नहीं कि ए जो है बी इसको नहीं मार पाएगा, ए इसको नहीं मार पाएगा, ए इसको नहीं मार पाएगा, डी इसको मार दे नहीं मार पाएगा, इसको नहीं मार पाएगा, इसको नहीं मार, सिर्फ इसको मार देगा। तो ये स्पेसिफिक है। एडाप्टिव क्यों, क्योंकि एडाप्ट करता है डिपेंड अपॉन पैथोजन और मेमोरी बेस्ड। अब देखिए सपोज कीजिए ये पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस किया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर गया, ये दोनों इस पे वर्क नहीं कर पाया। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम नॉट ओनली टू किल दिस पैथोजन बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस पैथोजन एंड मेमोराइज दिस पैथोजन फॉर फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, जब कभी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, व्हेनेवर एनी पैथोजन इंटर इन आवर बॉडी, the component of a specific immunity have a ability to memorize that cells, and if the same pathogen enter in the future then the component of a specific immunity work very aggressively, very fast, and that is why it is also known as memory based immunity। और ये कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो ये रिकॉग्नाइज करता है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, कुछ सेल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड सम सेल्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, एंड दोज बी लिम्फोसाइट एंड दोज टी लिम्फोसाइट व्हिच रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस एंड मेमोराइज दैट पैथोजेंस फॉर फ्यूचर आर नोन एज मेमोरी बी लिम्फोसाइट एंड मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स।
तो आपको क्या लगता है, एक पैथोजन आपके बॉडी में इंटर किया, एक पैथोजन आपके बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लाइन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ने उस पर वर्क नहीं कर रखा है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की वजह से उसके अंदर मेमोरी बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट बन जाएगा। अब बनने के बाद क्या होगा, जब यही पैथोजन दूसरी बार उसके बॉडी में इंटर करेगा तो पहले से उसको पहचान के रखे हुआ है ये सेल और दे विल वर्क मोर एग्रेसिवली एंड डिस्ट्रॉय, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। एक नया टर्म आ गया, इम्यून रेस्पॉन्स। आई विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। देखो immune response, response against pathogen or antigen by immune component. Response against pathogen antigen by immune component is known as immune response. अब immune response में दो तरह की चीज आती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। देखो भाई, जब कभी कोई पैथोजन इंटर किया या उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून कंपोनेंट जो भी रेस्पॉन्ड करता है उस रेस्पॉन्स को क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स। अब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में सो सिंपली इम्यून रिस्पॉन्स, but the specific immunity show primary and secondary immune response। नॉन स्पेसिफिक सो सिंपली इम्यून रेस्पॉन्स बट स्पेसिफिक इम्यूनिटी सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए कोई मेमोरी नहीं होता है, और जब मेमोरी नहीं होता तो कितनी बार भी कोई पैथोजन इंटर करे हर बार सेम रिस्पॉन्स रहेगा एंड दैट इज द सिंपली इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में मेमोरी होता है, तो पहली बार पैथोजन जब इंटर करेगा तो अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा, दूसरी बार जब इंटर करेगा तो अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा। सेम पैथोजन आप किसी को पहले से जानते हैं, वो आपके घर में आ रहा है और कोई पहली बार आ रहा है तो आपका रिस्पॉन्स सेम होगा, अलग अलग होगा कि नहीं? या मैं आपके घर पहली बार आया जब या तुम्हें जानते नहीं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, अलग तरीके का होगा। जब आप हमको जान गए उसके बाद मैं दूसरी बार जब आ रहा हूँ तो आपका रिस्पॉन्स सेम होगा या अलग होगा, अलग होगा ना, क्योंकि आप मुझे पहचान रहे हैं। लेकिन आप पहचान ही नहीं पाते हैं, हम कितनी बार भी आपके घर जाते हैं तो रिस्पॉन्स तो सेम टाइप का होगा। तो नॉन स्पेसिफिक में सो सिंपली इम्यून रिस्पॉन्स एंड दैट इम्यून रिस्पॉन्स डू नॉट चेंजेस विद entry of pathogen again and again, but specifically so primary and secondary immune response. Primary immune response when pathogen enter first time. Same pathogen enter सेकेंड टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें
क्या डिफरेंस है, तो अभी हम बात करेंगे। लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑल्सो नोन एज, आपके एनसीईआरटी में दिया है, अनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आप पिछले क्लास का लास्ट वाले, जो लास्ट में हमने एक डायग्राम फ्लो चार्ट बनाया था, आप उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और अनामनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है, आपको इस बात को समझने के लिए मैं एक बार फिर से एक स्ट्रक्चर बनाना हूं। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल याद है ना भाई, जब कभी कोई पैथोजन इंटर करता है आपके बॉडी में, सपोज ये एक पैथोजन है जो आपके बॉडी में इंटर करता है, सपोज दिस इज अ पैथोजन व्हिच इज एंटरिंग इन योर बॉडी। तो एपीसी सबसे पहले था, अगर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को करो, एपीसी प्रेजेंट इनटू द टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल in response present this antigen to B lymphocyte, और साइटोटॉक्सिक T lymphocyte through साइटोकाइंस, मतलब साइटोकाइंस के जरिए एपीसी, देखिए ये है एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे एमएससी का कंसेप्ट समझना होगा। ये क्या चीज है, एपीसी। इसने इसको टी हेल्पर सेल, इसको टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्ट किया और इससे कुछ केमिकल रिलीज हुआ जिसका नाम है साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस ने बी लिम्फोसाइट को और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया। बी लिम्फोसाइट इन टर्न प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, क्या होता है एंटीबॉडी, उस पर भी बात करेंगे, और फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स, क्या होता है प्लाज्मा सेल, इस पर भी बात करेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को वर्क करेगा और फॉर्मेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक, फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर सेल्स बात करेंगे। ठीक है, अब ये प्लाज्मा सेल से भी क्या पैदा होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इसकी भी बात करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। भैया आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं। इससे पहले कि ये एपीसी का कंसेप्ट समझे, हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कंसेप्ट समझे, एमएचसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इट इज आल्सो कंपोनेंट एमएचसी, मेजर हिस्टो compatibility complex। मेजर हिस्टो compatibility complex, ये क्या है, प्रीवियस एमएससी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ जीन्स previously known as HLA। आपको
कहोगे सर ये क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। कहोगे सर जीन का यहाँ क्या बात आ गया? यस, देखो हर सेल के जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में या मैमेलियंस में, उनके क्रोमोसोम नंबर 6 पे मेनली कुछ ग्रुप ऑफ जीन्स हैं। उन जीन्स का नाम क्या है? MSC। कौन सा जीन? मेजर हिस्टोकम्पाटिबिलिटी जीन। और उस जीन के प्रोडक्ट से यहाँ पे सरफेस पे कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? MSC मॉलिक्यूल। जब समझे इस बात को, हर एक न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर उसके क्रोमोसोम नंबर 6 पे और 16 पे भी कुछ 6 और 16 पे कुछ जीन्स होते हैं। उस जीन्स का से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उसके सरफेस पे एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम कहते हैं MSC मॉलिक्यूल। एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरी फ्रॉम। और ये MSC जीन कितने तरह के? 4 तरह के हैं, MSC1, MSC2, MSC3, MSC4। हम लोग को मेनली 2 तरह के बारे में जानना है, MSC1 एंड MSC2। अब उसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना है, MSC क्या है? एक जीन है और इसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? MSC मॉलिक्यूल। MSC1 gene expresses in all nucleated cells, whereas MSC2 genes expresses only in APC, एंटीजन प्रोटीन। APC में कौन कौन से आते हैं? बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल। तो जितने भी हमारी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स है सबके सरफेस पे MSC मॉलिक्यूल होगा। और कौन सा? MSC1 मॉलिक्यूल। लेकिन जो APC है उसके सरफेस पे क्या होगा? MSC1 तो होगा ही होगा, क्योंकि साथ साथ MSC2 भी होगा। बात को समझो, जितना भी हमारे बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स है सबके सरफेस पे कौन सा प्रोटीन होगा? MSC1 प्रोटीन। और APC जो कि वो भी न्यूक्लिएटेड है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो उस पर भी MSC1 तो होगा ही होगा मॉलिक्यूल, साथ साथ MSC2 मॉलिक्यूल होगा। और दूसरी बात, MSC1 मॉलिक्यूल as well as MSC2 molecule are unique for every individual. MSC1 molecule as well as MSC2 molecule are unique for एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल के लिए MSC1 और MSC2 मॉलिक्यूल यूनिक होगा, डिफर नहीं करेगा। ठीक है। अब क्या होता है, APC जब कोई ये मान लिया एक पैथोजन है इसको खाएगा तो इसके बाद ये एंटीजेनिक साइट है, इस एंटीजेनिक साइट को एंटीजेंस को यहाँ पे MSC2 मान लो, ये MSC2 है, इससे अटैच करा के इसको T हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है। तो दिस इज द MSC2 और ये क्या है? ये एंटीजन है। एंटीजन को उसे अटैच करा के T हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नाम है APC। समझ में आया बात मेरी? आया कि नहीं आया? तो MSC2 प्लस एंटीजन, इन दोनों को कंबाइन मिला के ये T हेल्पर सेल को प्रेजेंट करता है और T हेल्पर सेल इन टर्न क्या रिलीज करता है? साइटोकाइंस को रिलीज करता है। और ये साइटोकाइंस अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, और उसकी वजह से ये सारे काम होते हैं। तो MSC का कंसेप्ट ये है कि ये यूनिक होता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। और इसका आगे हम बात करेंगे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इसका रोल होता है, इसका रोल और भी जगहों पे होता है। हम MSC के बारे में और फर्दर अभी यहाँ पे जितना जानना है उतना हमने जान लिया। ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट इज अ सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी थ्रू द बी लिम्फोसाइट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। इस बात को समझो क्या होता है। जैसे ही ये T हेल्पर सेल ने, किसने? T हेल्पर सेल ने कुछ साइटोकाइंस को रिलीज किया। किसको रिलीज किया? साइटोकाइंस को। तो बी लिम्फोसाइट से
तो इमीडिएटली मान लो ये बी लिम्फोसाइट है, तो ये कुछ वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है गामा ग्लोबुलिन, और कॉमनली हम लोग इसको किसका नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इज अ ग्लाइकोप्रोटीन और इट इज बेसिकली गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, अभी आगे इस पे हम आएंगे। उसके अलावा ये इस बी लिम्फोसाइट के ऊपर वर्क करेगा, ये कुछ अदर बी लिम्फोसाइट के ऊपर वर्क करेगा। किससे, ये साइटोकाइंस, ये क्या है, साइटोकाइंस। अब अलग अलग तरह का साइटोकाइन, कुछ साइटोकाइन से क्या किया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर दिया, कुछ साइटोकाइन ने बी लिम्फोसाइट पे वर्क किया और इसको सिंपली ये कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट द सम बी लिम्फोसाइट इनटू मेमोरी बी सेल्स। मतलब ये वर्क कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपली याद कर दिया कि अच्छा ये पैथोजन हमारे बॉडी में आया था। भाई साइटोकाइंस आया, साइटोकाइंस ने बी लिम्फोसाइट्स पे वर्क किया, कुछ बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए मजबूर किया, कुछ बी लिम्फोसाइट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मेमोरी बी लिम्फोसाइट में, और कुछ बी लिम्फोसाइट पे वर्क किया और उसको कहा कि यू शुड डिवाइड एग्रेसिवली, यू शुड डिवाइड एग्रेसिवली। और ये बी लिम्फोसाइट डिवाइड होके बहुत सारा बी लिम्फोसाइट बनाया एक ही तरह, एक बी लिम्फोसाइट में टिपिकली डिवाइड होकर बहुत सारे बी लिम्फोसाइट, एंड क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट इज नोन एज प्लाज्मा सेल। अब आपको याद होगा प्लाज्मा सेल कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया था, इसमें कार्टविल पैटर्न में क्या होता है, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, याद है ना, नोन एज प्लाज्मा सेल्स। अब क्लोन ऑफ अ बी लिम्फोसाइट नोन एज प्लाज्मा सेल, और इससे एक पार्टिकुलर तरह का एंटीबॉडी पैदा होगा, उसको कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी तरह से कुछ साइटोकाइंस आएंगे, यहां से कुछ अलग तरह के, और जाके वो साइटोटॉक्सिक सेल्स पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स पे। बहुत तरह के साइटोकाइंस हैं, और उसके बदले में इससे क्या पैदा होगा, ये जो है ना, इसका भी बहुत सारा कॉपी बनेगा, एंड क्लोन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट नोन एज इफेक्टर सेल, नोन एज इफेक्टर सेल्स। अब मान लो ये पैथोजन है, ये हमारा पैथोजन है, इस पैथोजन पे ये साइटोटॉक्सिक बी लिम्फोसाइट इधर से आएगा, ये साइटोटॉक्सिक बी लिम्फोसाइट इधर से आएगा, ये रिसेप्टर के थ्रू इस पे इंटरेक्ट करेगा, ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इधर से आएगा और अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए इसका नाम है इफेक्टर सेल्स। ये क्या है, ये सब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, और ये क्या है, पैथोजन है। समझ में आया बात। तो ये क्या है, these are the clone of cytotoxic T lymphocyte and they are commonly known as and they try to destroy the pathogen। अब सवाल ये पैदा होता है कि how B lymphocyte destroy the pathogen, तो through antibody। How cytotoxic T lymphocyte destroy the pathogen, not through the antibody but through the chemical known as perforin। एक पॉइंट आप लिख लें, B lymphocyte destroy a specific pathogen through antibody, whereas B lymphocyte destroy a pathogen through antibody, whereas cytotoxic T lymphocyte destroy a pathogen
थ्रू पोरोफोरी। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे। थ्रू पोरोफोरी, चलिए इतना को लिखे तो कीजिए तो इसको, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ अ एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडी है 4 चेन्स। एंटीबॉडी जो गामा सेप मॉलिक्यूल, गामा ग्लोबुलिन इसलिए कहते हैं, वाई सेप मॉलिक्यूल होता है और इसमें 4 प्रोटीन के चेन होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी अटैच होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये 4 चेन है जिसमें 2 छोटे छोटे चेन हैं और 2 बड़े बड़े चेन हैं। ये छोटे चेन्स कहलाते हैं लाइट चेन्स, बड़े चेन कहलाते हैं हेवी चेन। छोटे और बड़े चेन के बीच में सल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों बड़े चेन के बीच में भी होता है, उसको भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब देखिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन द heavy chain and light chain is only 1, but between 2 heavy chain there is 2 disulfide bond. Between the heavy chain and light chain there is only, इसके अलावा इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हेवी चेन और लाइट चेन में होता है, जो भी दिख रहा है ये सब क्या है, इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब हर एक प्रोटीन का एक अमाइनो एंड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है। हमेशा याद रखेंगे जो वाई सेप मॉलिक्यूल है इसमें वाई वाला जो फ्री पोर्शन है उस पर अमाइनो रहता है और जो नीचे वाला पोर्शन है वो कार्बोक्सिलिक रहता है टर्मिनल, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा। आपको एनसीईआरटी में सी लिख दिया है, एन लिख दिया है, ठीक है। अब इसके इस एंटीबॉडी में हमने देखा 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन, इसीलिए एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 भी लिखते हैं, 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। अब इस हेवी चेन और लाइट चेन के जो रीजन अमाइनो साइड में है, इस रीजन में यहीं पे आके एंटीजन बाइंड करता है, तो इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये रीजन में एंटीजन नहीं बाइंड करता है तो इसको कहते हैं यहाँ से लेके ये पूरा ये नीचे वाला कांस्टेंट फ्रेगमेंट और एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। अब एंटीजन इसमें जहाँ पे बाइंड करता है जिस एरिया में, उस एरिया को कहते हैं पाराटोप। आपको याद होगा ये एक एंटी पैथोजन है, ये एक पैथोजन है, उसमें ये एंटीजेनिक साइट है। इस एंटीजेनिक साइट में ये वाला रीजन, जैसे ये वाला रीजन इसमें जाके बाइंड करता है। जो रीजन बाइंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन के पार्टिकुलर हिस्से को क्या कहते हैं, एपिटोप। और एंटीबॉडी के जिस हिस्से से जाके बाइंड करता है उसको क्या कहते हैं, पाराटोप। तो ये एंटीबॉडी का एक स्पेशलाइज्ड, एक टिपिकल एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने देखा 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन, इन सब में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, इनका अमाइनो टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होता है। अमाइनो टर्मिनल के साइड में ही वेरिएबल फ्रेगमेंट होता है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के साइड में कांस्टेंट फ्रेगमेंट होता है। हेवी चेन इज मच लॉन्गर इन कंपेयर टू लाइट चेन, ठीक है। उसके अलावा अब एंटीबॉडी के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह का डिस्कशन करेंगे। तो एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं वो आगे बात करेंगे। आप अभी एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए एक निमोनिक है, उसको आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा। गाम ते IgG IgA IgM IgD एंड IgE। तो ये 5 आपको सब टाइप्स हैं किसके, एंटीबॉडीज के। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअली अलग से। अभी आपको सिर्फ एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, इस स्ट्रक्चर को 2 बार 3 बार बनाइए, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लास डिसमिस्ड।